नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। मैं हूं अनूप सोनू। झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने पर खास पेशकश रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का स्वागत है। हम झारखंड सरकार के 2 सालों की विभागवार समीक्षा कर रहे हैं और ये समीक्षा इसलिए खास है क्योंकि इस समीक्षा में कोई अकेला व्यक्ति निर्णय नहीं लेता। इसमें काम करने वाला मौजूद रहता है, सवाल पूछने वाला मौजूद रहता है और सबसे बड़ी बात कि हमारे दर्शक, झारखंड की जनता इस कार्यक्रम के जरिए हमारे बातचीत पर निर्णय पर पहुंचती है कि आखिर झारखंड में पर्टिकुलर उस विभाग का काम किस हद तक हुआ और आने वाले सालों में क्या उम्मीदें पाली जा सकती हैं। इसी सिलसिले में इस कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है झारखंड के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी। रामेश्वर उरांव जी, सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने पर न्यूज 11 भारत की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी ओर से और मेरी सरकार की ओर से न्यूज 11 को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार मैं हूँ कि आप लोगों को दिखाने के लिए रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं वित्त विभाग का और खाद्य आपूर्ति विभाग का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वित्त विभाग से। 2 सालों में क्या उपलब्धियां रही, क्योंकि कोविड महामारी के बीच खजाने की स्थिति क्या थी ये किसी से छिपी हुई नहीं थी। देखिए, 29 दिसंबर 2019 को सरकार की शुरुआत हुई। 4 मंत्री शपथ ग्रहण किए और तब से सरकार शुरू है। फरवरी महीने में बजट सेशन शुरू हुआ, लेकिन मार्च 23 या 24 को इसको बंद करना पड़ा, विधानसभा के सत्र को, बजट सेशन को, क्योंकि कोरोना फैल गया था देश में। झारखंड में भी शुरुआती हो गई थी उसकी और भारत सरकार से 25 को अंत तक 25 तारीख को पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। चैलेंज उस समय ये था वित्त विभाग को कि राजस्व कम रहते हुए भी, जैसा कि आपने शुरुआती में ही कहा कि खजाने की स्थिति अच्छी नहीं थी, पिछली सरकार ने ऐसी व्यवस्था कुछ की जिससे खजाने की स्थिति अच्छी नहीं रही। तो खजाने की स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी हमें प्रथमतः अपने कर्मचारियों को वेतन देना था, फिर पेंशन देना था लोगों को। इसके अलावा उस समय जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थी स्वास्थ्य विभाग में खास करके और खाद्य आपूर्ति में खास करके, लोगों को खाना भी खिलाना था, आपदा प्रबंधन भी था, सबको लेकर के वित्त विभाग ने बहुत अच्छा अपने काम का प्रदर्शन किया। मैं ये कहना चाहूँगा, मूलतः वित्त विभाग का काम है जगह जगह से रिसोर्सेस से, जो रिसोर्सेस होते हैं स्टेट में, उससे राजस्व की प्राप्ति करना और फिर जो बजट में आवंटित राशि है विभिन्न विभागों को, उसको देना। वित्त विभाग ने बाखूबी वित्तीय अनुशासन रख करके ये काम किया। पहला काम किए हम लोग सिंगिंग फंड की व्यवस्था रखे, शुरुआती किए। अभी लगभग 500 करोड़ हो गया है, 503 करोड़ लगभग है अभी, लेकिन पहले इसकी लोगों ने कल्पना नहीं की। जो वित्तीय प्रबंधन वो कहेंगे हम, गलत था। प्रबंधन बढ़िया नहीं था, वित्तीय प्रबंधन राज्य का ये कहना, हाँ, सिंगिंग फंड नहीं था। तो वहाँ की फिर वित्त विभाग ने देखा कि भाई पैसे खर्च हो रहे हैं, लोग पूछते हैं कि कहाँ क्या हुआ पैसे का। हम अंत में हिसाब लेते हैं विभाग से 31 मार्च के पहले कि कितना खर्चा हुआ, तो हड़बड़ी में कुछ खर्चा दिखा देते हैं लोग, लेकिन वस्तुतः संभवतः नहीं भी होता हो उतना। तो हमने कहा कि नहीं, आउटकम बजट लाओ। हर 3 महीने में समीक्षा होनी चाहिए कि कौन विभाग कितना खर्चा किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और खर्च किया तो इसका आउटपुट क्या है, कितना किया। मैं उदाहरण के लूँगा, मैं 5 करोड़ आपने पथ निर्माण विभाग को दिया सड़क बनाने के लिए 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर 1 करोड़ मान लीजिए, फर्ज कीजिए, उदाहरण दे रहा हूँ। तो कितना खर्चा हुआ 3 महीना में, 6 महीना में, 9 महीना में और साल भर में? आउटपुट कितना हुआ? 5 किलोमीटर बना के नहीं बना।
आउटपुट होगा तभी आउटकम होगा। अगर 5 किलोमीटर बन जाएगी, सड़क बन जाएगी, तो फिर लोग उसमें चलेंगे, गाड़ियाँ चलेंगे, गांव देहात के लोग आएंगे, बाजार लगेंगे अगल बगल सड़क के दोनों ओर। आउटकम में आता है, बदलाव आता है, लोगों के बीच में, समाज के बीच में, उस क्षेत्र के बीच में बदलाव आता है। राजस्व वसूली या राजस्व वृद्धि के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं जिनके बारे में पहले भी आपसे बात हुई थी। इन दिनों कौन कौन से ऐसे ज़रिए को आपने अपनाया जिससे खजाने की सेहत दुरुस्त हुई है? देखिए, बहुत चीज़ें करनी चाहिए थी पिछली सरकारों को, जो नहीं किया। देखिए, एक टैक्स है, कमर्शियल टैक्स के अंदर आता है, वो तो जीएसटी बन जाने के वजह से सेंटर को चला गया। सब करें एक साथ जुट गई, भारत सरकार उसको गाती है, हमको हिस्सा मिलता है। लेकिन एक प्रोफेशनल टैक्स है ना, जो हर इनकम टैक्स पेई को, जीएसटी टैक्स देने वालों को लगाया जाता है। ये रिटायर्ड लोग हैं, जो पेंशनधारी हैं, डॉक्टर जैसे हैं, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी देना है। वकील साहब लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, उनको भी देना होता है। ज़्यादा नहीं है, 2500 है, 1000 से 2500, ज़्यादा नहीं है, लेकिन बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो पिछले सरकार इसको की नहीं कुछ, तो 30 करोड़ के लगभग आता था। हमने क्या किया कि हम कहे कि नहीं, सबसे लेंगे, जो छूटे हुए हैं, अभी तक अछूते हैं, छुआ नहीं गया है, उनसे भी लेंगे। नेट को बढ़ा दिया, कुछ नहीं किया, नेट बढ़ाया, जाल बढ़ाया हमने, और उससे लगभग 35 करोड़ और आने लगा है। 30 प्लस 35, 65 करोड़। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। ये एक अच्छी खासी रकम है। जीएसटी की बात अगर करें, 2022 में शायद अब सूबे को राहत मिलनी बंद हो जाएगी जीएसटी से, तो पैरेलल क्या प्लान है? देखिए, 2022 के जून तक कंपनसेशन मिलेगा हमको। पहले तो हम भारत सरकार को कह रहे हैं, हम बार बार कर रहे हैं, चिट्ठी भी लिख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर भारत सरकार को, कि आप इस व्यवस्था को बनाए रखिए। कुछ करना तो नहीं है, शेष लेना है, टैक्स नहीं लगाना है, शेष लेना है। शेष दे करके आप हमको देते रहिए। हमारी स्थिति ही नहीं, पूरे देश के राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप हमारी मदद कीजिए। लोग तैयार हैं, खुशी खुशी दे देंगे। शेष लेना चाहिएगा तो दे देंगे लोग, बर्दाश्त करने की क्षमता हम भारतीयों में ज़्यादा है, दे देंगे लोग। लेकिन अंततः क्या होगा, सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, नहीं कर सकते। केंद्र पर जो बकाया है सूबे का जीएसटी का, आ रहे हैं वो किस रफ्तार से? अब देखिए, अभी भी देखिए, जीएसटी जो होता है वो तो मिल जाता है हमको। जितना उगाही होती है जीएसटी में, 50% भारत सरकार को जाता है, 50% हमको जाता है ना। सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी 2 भाग में बटा हुआ है, वो हमको मिल जाता है। उसमें कोई बिक्री पर निर्भर करता है, जितना बिक्री होगी, आर्थिक गतिविधि जैसा रहेगी, हमको मिल जाता है, उस पर कुछ कहना नहीं है। कंपनसेशन पर भारत सरकार को शेष लगाना है और उस पर हमको देना है। लेकिन संकट की घड़ी में हमारा जो ये अनुभव रहा, बड़ा बुरा रहा। पहले कहा गया कि कर्ज अपने से ले लीजिए, अपने अदायगी कीजिए उसका। हमने कहा कि नहीं, आप कानून बनाए हैं, कानून के तहत जीएसटी लगाए हैं, आपने वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि आप उगाएंगे शेष के मार्फत और देंगे हमको, वैसा मत कीजिए, आप हमको दीजिए। तो फिर कहा गया कि नहीं, आरबीआई से हम कर्जा लेते हैं, है ना, आपको दे देंगे, लेकिन इंटरेस्ट आप दीजिए। फिर हमने कहा कि इंटरेस्ट भी नहीं देंगे हम, इंटरेस्ट आपको देना होगा, 22 के बाद ही दीजिए, लेकिन इंटरेस्ट आप दीजिए, हम क्यों देंगे? हम तो आप प्रॉमिस किए हैं, आपके प्रॉमिस के अनुसार हम अपने सारे टैक्सों को ख़त्म कर दिए हैं और आपके अंदर आ गए हैं। तो चाहे पूंजी हो, माने ये मूल हो या सूद हो, कर्ज लीजिएगा तो आपको देना होगा, हम नहीं देंगे। अंततः मानना पड़ा भारत सरकार को। तो वो रहा। जो सूबे पर एक भार था, डीवीसी जैसे पावर प्लांट्स का भार था, केंद्र सरकार काट ले रही थी, वो भार किस हद तक कम हुआ? देखिए, कम नहीं हुआ है। देखिए, बता रहा हूँ कि कैसे भारत सरकार राज्यों के साथ, खाली झारखंड के साथ नहीं, राज्यों के साथ, खास करके उन राज्यों के साथ जो बीजेपी शासित नहीं है, कैसे उनके साथ व्यवहार करती है। सौताला शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा मैं,
लेकिन उसी की तरह व्यवहार होता है। 5600 से कुछ अधिक करोड़ रुपए बकाया थे डीवीसी के पिछली सरकार में। 5 साल में भारत सरकार ने मांग नहीं की, डीवीसी ने मांग नहीं की, पड़े रहे। हम आए तो मांगना शुरू हुआ। उसके ठीक पहले एक ट्रिपटाइट समझौता हुआ था, ट्रिपटाइट एग्रीमेंट हुआ था राज्य सरकार, पावर मिनिस्ट्री और आरबीआई के बीच में। एग्रीमेंट ये हुआ था कि अगर पावर जो कंपनी है, पावर कंपनीज, उसको राज्य सरकार नहीं देगी पैसे, तो आरबीआई में जो पैसे होंगे आरबीआई सीधे काट लेगी, उस कंपनी काट करके उस कंपनी को दे देगी। तो डीवीसी का बकाया था 5600 करोड़ से अधिक। अब उसी का सहारा लिया डीवीसी ने, भारत सरकार ने। हमारे पैसे 1477 अब बाद में 714 करके काट लिए गए। हम कहते रह गए कि ठीक है, छोटा इंस्टॉलमेंट कर दीजिए, हम देते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, 150 का 200 करोड़ का इंस्टॉलमेंट बांध दीजिए, महीना महीना देंगे हम। लेकिन हमारा एक मुश्त में 1477 करोड़ मत काटिए, इससे बहुत घाटा होगा हमको, सैलरी देने में, हमको पेंशन देने में दिक्कत हो जाएगी ये। लेकिन सरकार ने मानी, आरबीआई नहीं माना। सूबे की सेहत बरकरार रखने वाला, सेहत पर नजर रखने वाला और सेहत दुरुस्त रखने वाला विभाग और उस विभाग के मंत्री आपके सामने हैं। बातचीत अभी और है, एक छोटे से ब्रेक के बाद जारी है रिपोर्ट कार्ड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड और आज इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद है सूबे के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव जी। रामेश्वर जी, अब जरा आते हैं, जो खजाना है, ठीक है, उसको मेंटेन करने की, कोविड के बाद मेंटेन करने की कोशिश की गई और कुछ हद तक मेंटेन हुआ भी, कई भार कम हुए तो कहीं से मुनाफा भी हुआ। लेकिन अब जो योजनाएं सामने आ रही हैं उससे भी खजाने का बोझ बढ़ रहा है, जैसे यूनिवर्सल पेंशन योजना, इसको कैसे मेंटेन करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा लोगों को आपके मार्फत से कि झारखंड पिछड़ा राज्य है, दो मत नहीं, गरीब राज्य है। लेकिन गरीबी की वजह बहुत हद तक, पूर्णतः नहीं, बहुत हद तक भारत सरकार है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रकृति ने हमारे यहाँ अकूत संपत्ति दी है, प्राकृतिक संपदा दी है। भारत सरकार उसका दोहन कर रही है, लेकिन वाजिब पैसे हमें नहीं दे रही है। कि सम्मानीय पीयूष गोयल जी कोयला मंत्री हैं, आए और 300 करोड़ का चेक दे के चले गए। 65,000 करोड़ से ऊपर अब तो हो गया है, अब 300 करोड़ का दे के गए। यही है। तो ये सिलसिला तो आगे भी जारी रहेगा? नहीं जारी है ना, जो रुका हुआ था वो शुरू हुआ। साल भर के साल भर, लगभग साल भर हो रहा है, पहले दे के गए हैं, फिर इसके बाद इधर ताके नहीं है, झांके नहीं है, ताके नहीं है। पुरजोर तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, केंद्रीय सरकार है और हम राज्य सरकार के हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे केंद्रीय सरकार कमज़ोर हो। या केंद्रीय सरकार के पास डिफेंस है और विभागें हैं, अच्छी अच्छी विभागें हैं, डिफेंस खास करके, तो हम कमज़ोर नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे मेरे पैसे मुझे मिले।
हम लोगों पर खर्च करना चाहते हैं, लोगों की गरीबी दूर करना चाहते हैं, राज्य का पिछड़ापन दूर करना चाहते हैं। एक आम परसेप्शन बना हुआ है खास करके पेट्रोल उपभोक्ताओं में कि जब ये सरकार आई थी, जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद आई फर्स्ट लॉकडाउन में, फर्स्ट कोविड पीरियड में, 2.5 रुपये जो वैट में छूट मिलती थी, राहत मिलती थी, उसे वापस ले लिया गया। और अब जबकि केंद्र सरकार ने महंगाई को देखते हुए राहत दी जनता को, तो उम्मीद झारखंड सरकार से भी है कि वैट पेट्रोल पे अगर स्टेट कम कर देता है तो जनता को और राहत मिलेगी। क्या इस और कुछ सोचा गया है या फिर सिरे से इस मांग को खारिज करते हैं? खारिज नहीं करेंगे हम ना। मैं ये कहना चाहूँगा कि पेट्रोल और डीजल महंगे हुए हैं किसके कारण? झारखंड सरकार के कारण या केंद्र सरकार के कारण? याद कीजिए 2014 में जब केंद्र सरकार बनी थी, जो अभी चल रही है, तो एक्साइज ड्यूटी लगता है पेट्रोल और डीजल में, बाहर से मंगाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है। कितना था यूपी सरकार में? 9.5%। अब बढ़ाते बढ़ाते ये ले गए थे 32%। उसके उलट हमारा देखिए, पिछली सरकार ने 22% फिक्स किया वैट, रघुवर दास जी ने 1 पैसे नहीं बढ़ाया, 1% नहीं बढ़ाया हमने। 22 उनके समय में था, 22 अभी भी है, उसे बढ़ाया नहीं है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि, अब बेतहाशा वृद्धि का कारण है केंद्र सरकार, ये समझ लेना होगा, राज्य सरकार नहीं। तो मतलब राज्य सरकार के पास तो कम से कम ये ऑप्शन है कि वो राहत दे सकते। नहीं, हम बता रहे हैं, आगे आ रहे हैं। फिर कहीं आप अगल बगल झांकिएगा कि क्या मेरे यहाँ प्राइस तो ज़्यादा नहीं है, मूल्य ज़्यादा नहीं है। हम झांके जी, 1 हफ्ता पहले, और स्थिति अभी वही है। पेट्रोल का कीमत जहाँ तक है प्रति लीटर, बिहार में है 108 रुपये, झारखंड में है 98 रुपये, 98 रुपीज़, बंगाल में है 104 रुपये, हमारे यहाँ 98 रुपये, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में 102 रुपये, हमारे यहाँ 98 रुपये। तो हम कहाँ जस्टिफिकेशन, कोई कहे कि जस्टिफाई आप घटा दीजिए, क्यों घटा दीजिए? हमको चाहिए पैसे। वित्त विभाग के कार्यों से और उपलब्धियों से संतुष्ट हैं आप? पूर्णतः संतुष्ट। हम तो कहते हैं कि आप हमारा आकलन, हम जहाँ खड़ा की थी जनता हमको 29 दिसंबर 2019 को, हमको देख लीजिए कितना कदम आगे बढ़े हैं हम। चलिए खाद्य आपूर्ति की ओर आते हैं। धोती साड़ी योजना, ये योजना सरकार के लिए शायद हमारी नज़र से मील का पत्थर साबित हो रही है। भार कितना पड़ रहा है? भार को छोड़ दीजिए, भार की चिंता हमको नहीं है। अपने अनुपूरक बजट मैंने पेश किया और बहस के बाद जो बोला उसका बता रहा हूँ थोड़ा सा। लोग बोले कि आप क्या, कुछ नहीं, सरकार आगे बढ़ी है, कुछ नहीं की है। हमने कहा कि आपके जैसे नहीं हैं हम मेला नहीं लगाते हैं। 1400-1500 रुपये का पर प्लेट नहीं खिलाते हैं लोगों को। हम आंख बंद करते हैं और ध्यान लगाते हैं झारखंड की जनता पर। हमारी जनता कैसी है? पेट सिकुड़ा हुआ है, पेट में अनाज नहीं है, कपड़े फटे पुराने हैं, पैसे नहीं हैं कि कपड़े खरीद सकें। हमने क्या किया? अनाज दिया गरीबों को, लाल कार्ड, पीला कार्ड के अलावे हरा कार्ड, 15 लाख लोगों को जोड़ा कार्ड से। साधारण चीज़ नहीं है, हरा कार्ड दे करके आज सबका पेट, जिन्हें रद्द कर दिया था पूर्ववर्ती सरकार। हाँ, नहीं रद्द नहीं किया था, अपना पैसे से दे रहे हैं। रद्द किया था वो अलग कहानी है, ये अपना दे रहे हैं हम राज्य सरकार के पैसे से। ये सदुपयोग कर रहे हैं राज्य सरकार का। हमको जनता जो आय देती है जनता, इसीलिए देती है कि हम उनका पेट भरें, उनका पॉकेट भरें, उनको कपड़ा दें, ये करने के लिए देती है। अब हम कर रहे हैं, वही कर रहे हैं हम। जो अयोग्य लोग थे, जिनके पास राशन कार्ड नहीं होना चाहिए और उनके पास राशन कार्ड है, और उन्हें सरेंडर कराने के लिए सरकार ने योजना बनाई। क्या कार्ड सरेंडर हो रहे हैं? कार्ड सरेंडर हो रहे हैं। ये प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस इसको कहें हम लोग।
आज हम किए, कल आप करेंगे, परसों वो करेंगे, एक दिन ऐसा नहीं है, लेकिन इसको लगातार कर रहे हैं। हम लोग शुरू किए 2020 से ही, और ढोल ढाक बजा करके, हल्ला करके वापस करा रहे थे। कोरोना आ गया तो लोगों ने कहा कि नहीं, अभी छोड़ दीजिए, संकट का समय है, लोगों को अच्छे अच्छे लोग हिल गए हैं, अभी छोड़ दीजिए। तो हमने कहा कि ठीक, हम तो जनता के लिए बने हुए हैं, अगर अच्छे लोग भी हिल गए हैं, अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं, तो हम देंगे उनको। छोड़ दिया हमने। फिर शुरू किए हैं हम अभी हज़ारों के संग 55,000, तो हमने असेंबली में बताया कि 55,000 कार्ड को सरेंडर करा चुके हैं हम। 1,90,000 बाकी है अभी, उसको भी कराएंगे। फर्जी? हाँ, फर्जी नहीं कहेंगे, तरह तरह से, जैसे कहेंगे कि डुप्लीकेट है, 22,000 है। अब हैं ये है तो लोहरदगा में भी कार्ड रखे हुए है, और चला गया हजारीबाग में भी, हजारीबाग में कार्ड बना लिया है, तो डुप्लीकेट है, 22,000 है। और इस तरह से बहुत से कार्ड हैं, डुप्लीकेट नहीं कहेंगे उसको, बहुत से कार्ड हैं। जैसे बी है, 6 महीने से उठाव नहीं कर रहा है। तो ऐसे कार्डों की वजह से तो विभाग की क्षमता पर असर पड़ता होगा। पड़ता है, जरूर पड़ता है। इसीलिए इसको दूर, जितनी कमियां हैं एक एक करके हम अध्ययन कर रहे हैं, और उस कमियों को दूर करके अंततः जनता के फायदे की बात करेंगे हम, फायदे के लिए कदम उठाएंगे हम। सर, पिछले साल धान अधिप्राप्ति को लेकर बहुत सारे विवाद खड़े हुए थे, विपक्ष ने सवालात उठाए, और फिर आपने उस पर रोक भी लगा दिया, तब भी सवाल उठे। लेकिन आपसे जब बातचीत हुई तो आपने कहा कि भाई धान का की जो प्रकृति है, धान में जो नमी है, उसको लेकर हमने इस पर रोक लगाया है, इससे सरकार को नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन इस बार भी अगर धान की बिक्री को लेकर देखें तो बहुत सारे विवाद आए, बहुत सारी विसंगतियां देखने को मिली, कई करप्शंस के मामले भी सामने आए। तो इसे दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, दुरुस्त कर रहे हैं। पिछले बार से हम सीखे हैं। पिछले बार कंट्रोवर्सी क्यों हुई? मैंने इतना ही कहा कि गीला धान सरकार नहीं लेगी। लोगों ने कहा कि काहे नहीं लीजिएगा? हमने कहा काहे लेंगे? गीला धान का मतलब है मॉइस्चर ज़्यादा उसमें है। मॉइस्चर ज़्यादा है तो 15 दिन, 1 महीने में घट करके कम से कम 15 प्रतिशत घट जाता है। अगर 1 क्विंटल लेंगे तो 1 महीना के बाद वो 85 केजी हो जाएगा। तो 85 केजी का घाटा कौन सहेगा? 15 केजी। हाँ, 15 केजी का घाटा कौन सहेगा? ये देखना है। हम क्यों सहेंगे? इस पैसे को बचा के हम दूसरी जगह खर्च करेंगे, जन कल्याण की योजनाओं में। ये मकसद है। इस साल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य कितना है? अभी है धान अधिप्राप्ति का 8 मिलियन, है ना, टन, मतलब 80 लाख टन, है ना। 8 मिलियन मतलब। लेकिन खरीद को लेकर कुछ आपने नई नीतियां भी बनाई हैं कि अब किसानों से सिर्फ 200 क्विंटल, 200 किलो या क्विंटल। हाँ, ये हुआ क्या अनुभव हम लोग को हुआ? स्टडी करते रहते हैं ना हम लोग, ऐसे नहीं बैठे नहीं रहते हैं। पिछली सरकार जैसे स्टडी करते हैं कि क्या किए हम, कहाँ तक सफल हुए, कहाँ विफल हुए। तो ये आया कि 50 क्विंटल से लेकर के लोगों ने 1000 क्विंटल तक बेचा। अब बता दीजिए, उस समय तो ले लिए अलग अलग जगहों में। 1000 क्विंटल बेचने वाले झारखंड में कोई किसान है क्या? अभी एक भी किसान है क्या? नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं झारखंड का हूँ, गांव-गांव घूमा हूँ, लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बड़े किसानों को जानता हूँ, साथ पढ़ा हूँ, उनके साथ रहा हूँ, उनके घर अभी भी जाता हूँ, है ना। कुछ 1000 क्विंटल बेचने वाला कोई नहीं है। मतलब क्या है? मतलब हुआ कि व्यापारी लोग घुस गए, व्यापारी घुस गए। तो व्यापारियों को एमएसपी का फायदा दिलाना हमारे विभाग का काम नहीं है। 65,000 ऐसे विक्रेता पाए गए जो राशन कार्ड भी हैं, और 50,000, 40,000, 50,000 क्विंटल, अरे 40 क्विंटल, 50 क्विंटल, 60 क्विंटल, 100 क्विंटल, 150 क्विंटल, 200 क्विंटल धान भी बेचे। आप बता दीजिए। जांच में तो 300-300 क्विंटल का आया है। ज्यादा है तो ज्यादा है। ये स्थिति है। अब लोग फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन हम भी छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे ना। हम दे दिए, फायदा उठा लिए,
तो उस पर जांच वांच के आदेश आपने दिए? जांच का आदेश हैं, चल रहे हैं, हम सबको खोज रहे हैं। धान की ढुलाई में भी गड़बड़ी हुई है? हुई है माना, एकदम सब स्टडी किए हैं हम लोग। और हमारा साथ क्या, हमारे विभाग का, हमारे साथी लोगों का एक बढ़िया है, हम कहेंगे, तारीफ करेंगे हिमानी पांडे जी का, हमारे सेक्रेटरी हैं, स्टडी करती हैं, सरकार को सलाह देती हैं कि कहाँ पर खामी आई। खामी आएगी, व्यवहार में आएंगी, हम कितनों कागज में लिखे हैं, लेकिन प्रैक्टिस में खामी आ जाती है। लेकिन अगले बार हमको उस खामी को दूर करना है। सरकार ऐसी चलती है, अच्छी सरकार खास करके इसी तरह चलती है, आँख नहीं बुनते। अगर कोई त्रुटि आई तो आँख बंद नहीं करना है, हमको उसको संज्ञान लेना है उसको, और उसको दूर करना है कमी को। ये हमारी सरकार कर रही है। कोविड के टाइम से केंद्र सरकार ने खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना शुरू की थी मुफ्त में अनाज देने का। वो प्रक्रिया शायद बढ़ा दी गई है, तो क्या वो अभी भी हम लक्ष्य के करीब है, हम लाभुकों तक पहुंचा पाने में मुफ्त का अनाज सक्षम है? हम पहुंचा रहे हैं, कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गति धीमी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो वही है जी, ट्रांसपोर्ट वही है। डीलर तो हैं, डीलर तो पहुंचा देंगे, हम डीलर तो बांट देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की कमी हो जाती है। जो इस ट्रांसपोर्ट से हम नियमित अनाज ढोते हैं, उससे फिर प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना का उसी से ढुलवाना पड़ता है, तो समय गैप हो जाता है। इस महीना में नहीं ढो पाया, ढो रहे हैं, अगला महीना में देंगे, इस तरह का हो रहा है। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि अभी 2-4 रिपोर्ट्स हमने पढ़े हैं और देखे, खबरें भी हमने दिखाई। उसमें ये आ रहा है, 2-4 ज़िले हैं, हज़ारीबाग है, गढ़वा है, कि अगर हम पीडीएस शॉप पे जाते हैं, वहाँ से खाली बैरंग लौट के आ जाते हैं, और जब हमारे संवाददाता उनसे पूछते हैं कि भाई इन्हें मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है, तो डीलर का जवाब ये आता है कि गोडाउन से तो अनाज निकलता है, लेकिन वो रास्ते में कहाँ गायब हो जाता है ये हमें नहीं पता है, हम तक नहीं पहुँच पा रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, वैसे डीलर लोगों को उनका फ़र्ज बनता है कि वो शिकायत कर। एमओ उनके पास जाते हैं, हर महीने घूमते रहते हैं, एमओ से क्यों नहीं शिकायत किए? एमओ का ड्यूटी बनती है कि डीएसओ को शिकायत करें, डीएसओ की ड्यूटी बनती है कि डीसी को शिकायत करें, डीसी को ड्यूटी बनती है कि विभाग को शिकायत करें। शिकायत तो आती नहीं है, गड़बड़ी है, लेकिन क्या गड़बड़ी है हम खोज रहे हैं। हम गढ़वा की बात लिए ना, गढ़वा में खोज लिया, हम गढ़वा में खोज लिए क्यों गड़बड़ी होती है ना। गढ़वा में खोज लिए, खुटी में भी खोज लिए, ये सब हम खोज लिए हम लोग, ऐसा नहीं बैठे नहीं हैं। हमें पता है उन कमियों को, उन त्रुटियों को हमको दूर करना है, हम ये कर रहे हैं। ये खेल जो है सह और मात का चलता रहेगा, लेकिन हम पीछे नहीं रहेंगे। उनको अंततः विभाग को सफलता मिलेगी और हम उसको दूर करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव जी थे। उन्होंने बखूबी से उपलब्धियां गिनाई, और जो आने वाले 3 साल हैं, इस सरकार के जो टेन्योर में 3 साल यानी 3 सेमेस्टर्स बचे हुए हैं, इन 3 सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम में भी उम्मीद है कि ये विभाग बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास करेगा। लेकिन 2 साल 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम में कितना मार्क्स मिलता है ये आप पर निर्भर करता है। आप हमारे सवालात और मंत्री जी के जवाबों को सुनकर निर्णय लीजिए और फिर मार्क्स दीजिए। फिलहाल आप देखते रहिए रिपोर्ट कार्ड। शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।